हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट करेंगे 76, जो कि 23 जनवरी को आपको मिलनी है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट है जो कि 76 हो चुकी है और इसमें पढ़ना है हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, रिवीजन वर्क। और अब देखते हैं कि 3 से 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा करना है। यानी कि जो जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उससे किस तरीके से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, तो उन्हें उन लाभों के बारे में बताना है। तो कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो आज विश्व के आधुनिक संचार साधनों की मदद से दुनिया जो है वो किसी भी हिस्से में अपना संदेश पहुंचा सकती है। ठीक है, यदि संचार के साधनों को हम अपने जीवन से निकाल दें तो फिर से आदिकाल में पहुंच जाएंगे। इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। मतलब हम अपनी लाइफ को इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ बिना फ़ोन, टीवी या कंप्यूटर या अखबार, इन सब चीज़ों के माध्यम के बिना हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसके इस्तेमाल से आज सभी मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदार जो हैं वो आपस में उनका संपर्क जो है वो बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ना हमें पाइपलाइन, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो पाइपलाइन से रिलेटेड है और पाइपलाइन की जो महत्ता है उसके बारे में हमें बताना है। यानी कि पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताने हैं हमें। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताने हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, पाइपलाइन में से जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको लिक्विड में करके आप पाइपलाइन के थ्रू ले जा सकते हैं। जैसे रसोई गैस है, पेट्रोल, डीजल है। ठीक है, इसके अलावा को जो ठोस पदार्थ हैं उनको भी तरल अवस्था में करके, लिक्विड में करके आप पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल से प्राकृतिक गैस और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती हैं। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर उन्हें वांछित जगह पर पहुंचाया जा सकता है, फिर उन्हें वापस उनकी ठोस अवस्था में लाकर आगे का कार्य संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो पाइपलाइन है उसके लाभ, पाइपलाइन जो हमारा परिवहन है उसके लाभ। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी चर्चा करनी है। तो रेल की तुलना में सड़कें बनाने की जो लागत है, यानी कि जो पैसा खर्चीला है वो कम है। सड़कें उबड़ खाबड़ वाले जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेल का जो निर्माण है आप वहाँ नहीं कर सकते इतना। कम लोगों तथा कम सामान को छोटी दूरी तक पहुँचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्चा आता है। यानी कि अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है तो उसके लिए सड़क मार्ग से जाना अच्छी बात है, कम खर्चा आता है। सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी का काम किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो आप कहाँ से जाएंगे, आप उस सड़क माध्यम से ही आप दूसरे परिवहन तक पहुँच सकते हैं। सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना आसान हो गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सड़क परिवहन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है, किसी भी देश की प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे एक आर्थिक वैभव का सूचक होता है। तो उसके लिए हमारा जो आंसर है बच्चों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अधिकांश देशों में अगर आपको जीडीपी देखनी है कि वहाँ की जीडीपी कैसी है या बढ़ानी है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जो आर्थिक, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसी के द्वारा जो है ये पूरी चीज़ें होती हैं, यानी कि जीडीपी बढ़ती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा भी हमें मिलती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना देश सिर्फ अपनी खुद की सीमा के भीतर ही माल उत्पादित कर सकता है, सेवाओं तक ही वो सीमित रह जाते हैं। यानी कि अपनी सेवा और जो अपना माल है वो दूसरे देशों तक जब तक नहीं देंगे, या दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी है या माल है, सेवा है, वो अपने देशों में नहीं लेंगे, तो आदान प्रदान किस तरीके से होगा, तो वो अपनी खुद की सीमा के भीतर एक तरीके से बंधे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 से 5 अंक वाला, वो है पर्यटन के ऊपर। यानी कि जो पर्यटन है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को, यानी कि जो पर्यटन उद्योग है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार आगे पहुंचाया है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है, पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप एक जगह पे होटल लगा रहे हैं तो होटल में आप देखिए तो
मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट है, उसके आसपास आपने होटल लगाया, ठीक है, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको काम मिला। फिर उस होटल में काम करने वाले 5-6 बावर्ची होंगे, उसमें और भी चीज़ें, सफाई कर्मचारी होंगे। तो एक होटल लगने से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। गाइड्स होते हैं और जो सवारी ले जाते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो बहुत से लोगों को, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है पर्यटन से। आज देश के जीडीपी में पर्यटन उद्योग की भागीदारी लगभग 9.5% है। इससे नए नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिए भी रोजगार के तमाम अवसरों की खिड़की खुली है, यानी कि अब जो महिलाएं हैं वो भी काम कर रही हैं। आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा, योग जैसे क्षेत्रों में फैल गया है। नतीजतन क्या होता है कि भारत के लिए संभावनाओं व अवसरों का द्वार खुला है। यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर चिकित्सा के माध्यम से आते हैं कि वो इलाज कराने आते हैं, तो वो भी, उन्हें भी हम पर्यटन में ही जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आपको वो अनुच्छेद देखना है, पॉज करना है वीडियो, यहाँ पर उस अनुच्छेद को पढ़ना है। तो इस अनुच्छेद में बेसिकली सड़क के बारे में बताया गया है, जो भारत में सड़कों का जाल है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आप सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सड़क घनत्व से हम क्या समझते हैं, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। यानी कि मान लीजिए इधर से 100 किलोमीटर, इधर से 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर और ये, ठीक है, तो ये जो बीच का जो पूरा एरिया है इसे कहते हैं सड़क घनत्व। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद का कि जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व इतना कम क्यों है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व 10 किलोमीटर प्रति वर्ग है। ठीक है ना, बहुत कम है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है, इसी वजह से यहाँ पर सड़क घनत्व भी कम है। इसके अलावा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़कें बनाना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। अब हमारा अनुच्छेद में अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में सड़क परिवहन के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, क्या दिक्कतें हैं जिससे कि सड़क परिवहन जो व्यवस्था है वो झेल रही है। देखिए, भारत की अधिकतर जो सड़कें हैं वो, पहली बात तो वो कच्ची हैं। यातायात के साधन अत्यधिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सड़कों पे जाम लगता है। सड़कें व पुल जो हैं बहुत पुरानी हैं और तंग स्थिति में हैं। ठीक है, कभी भी टूट जाती हैं या पुल गिर जाते हैं। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं, चुनौतियाँ हैं, सड़क परिवहन को सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आप उससे कैसे उपाय बताएंगे सड़क परिवहन को बेहतर करने के लिए। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कच्ची सड़कों को पक्का किया जाए। दूसरा लिख सकते हैं राजमार्गों का अत्यधिक विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या जितने भी सीमांत सड़कें हैं या जितने भी जिलों को राज्य से जोड़ने वाली, जिले को जिले से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, तो इन सब चीज़ों का रखरखाव या इनको अच्छे से पक्का किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को जो है, या जो सड़क के माध्यम से वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसमें उनको और सुविधा मिले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो 10th क्लास की ये वर्कशीट है चैप्टर 7 ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। मेरी इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।